बहुत बड़ी और बहुत दिलचस्प किताबें हैं जिसके बारे में ना कोई बात करता है, ना उसे पढ़ रहा है, ना उसको खोल रहा है। आप कर क्या रहे हैं? जॉन एलिया के पास एक कुर्ता था, 10 पजामे थे। फैज साहब म्यूजिक सुनते थे, फैज साहब ठुमरी सुनते थे, फैज साहब गजल सुनते थे, फैज साहब बेगम अख्तर, मतलब सारे शायर म्यूजिक को सुनते थे। जॉन एलिया का ज्यादा झुकाव मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर की तरफ, थिएट्रिकल, मतलब उनकी वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और आर्ट जो है, यानी कि कोई भी आर्ट, शायरी का आर्ट, मेरे लिखने का, मेरी कॉम्पोजिशन का, मेरे गाने का, ये हो नहीं सकता कि आपको सलीका ना दे। मैं अब जहाँ से गुफ्तगू शुरू करना चाह रही हूँ वो है एक ऐसा इलाका, एक ऐसी कायनात जो शख्स ही एक कायनात है, वो शख्स ही शायरी है, ना कि शायर। क्या बात। और हम जॉन के बारे में अगर आपसे बात करें, क्योंकि आपने जॉन को कंपोज किया जी, आपने जॉन को गाया, और सवाल के दूसरे हिस्से में मैं जब जाऊंगी तो उस तरफ आऊंगी कि वो वक्त भी जॉन के हवाले से और उनकी जॉन शनासी के हवाले से क्या था, इसके ऊपर हम जरा सिवा कॉन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन अभी अगर हम सिर्फ तख्लीकी दायरे में रह के मैं आपसे जानूं कि ये शौक और ये चाहत पहले ये कैसे हुई, और जब ये आपने कर लिया और कि कितना लोगों ने रोका होगा या नहीं रोका, कोई राय थी उस वक्त, किसी को पता था कि आप हाथ डाल रही हैं जॉन के ऊपर, एंड व्हाट हैपेंड, हाउ पीपल परसीव्ड, हाउ पीपल रिएक्टेड, क्योंकि जॉन के तो लोग जियाले हैं, परस्तार तो है नहीं। सो क्या रद्द-ए-अमल था सुनने वालों का? यार एक तो 2012 की बात है, 2010 में मेरा पहला गाना आया था। तो आपने नई नई पढ़ाई ख़त्म की है, उसके बीच में आप ये सारे आर्ट वार्ट के काम भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, वो एक लंबी तवील गुफ्तगू हो जाएगी। वहाँ जब मैं गई तो मुझे वर्कशॉप के लिए हम गए अमेरिका, और फिर जाते ही रहे। तो हम अपने जाके यही गाने वाने गाते थे सिंगर्स के जिनसे सीखा भी है। तो एक सिंगर ने गिटार पे गाना सुनाया और उसने कहा ये मेरा अपना गाना है, ये मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत नई थी मेरे लिए। मैंने कहा यार ये अपना गाना क्या होता है, मतलब ये क्या है? तो उसने कहा मतलब अपना गाना सुनाओ। तो मैं जो वहां से पाकिस्तान आई हूँ ना, तो सारे रास्ते में ये सोचती आई हूँ कि मेरा तो अपना गाना कैसे होगा, ये कैसे बनेगा, ये क्या बनने का प्रोसेस क्या है, मैं किसके पास जाऊं, इसको लिखेगा कौन, ये क्या होगा। हाँ। तो फिर मेरे भाई ने गाना, वो लिखते थे, शायर भी थे, ड्रामास भी लिखते हैं मेरे बड़े भाई। तो वो साउथ अफ्रीका में थे, तो उन्होंने उस वक्त उनका एक इश्क चल रहा होगा कहीं, तो उन्होंने एक रोमांटिक सा गाना मुझे लिख के भेज दिया और ख़त उन्होंने मुझे भेजा। और उस ख़त में पहले सफ़े पे उन्होंने मुझसे पूछा भाई तुम्हारा अमेरिका का ट्रिप कैसा रहा, क्या ये वो। मैं कहूँ गाना कहाँ है, मैंने पर्चा पलटा तो पीछे उन्होंने मुझे गाना लिख के भेजा। तो अब गाना तो आ गया, अब क्या करूँ। तो मेरा एक दोस्त था नुमान लशारी, मैं उसके पास गई, वो 2-4 गाने कंपोज कर चुका था, वो अमेरिका भी गया था हमारे साथ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये गाना, तो उसने कहा भाई गाना लाओ फिर कंपोज होगा। मैं लेके पहुंच गई, उसने मुझे कंपोज करके एक लाइन उसने कंपोज की। मैंने कहा यार ये तो अच्छा ये मैजिक है कि यूं गाना उसने देखा और यूं गाना कंपोज कर दिए 2 लाइनें। मैंने कहा यार अब ये पूरा कर दो। उसने कहा नहीं अब आगे खुद करो। बस उसी किसी उसमें अब मेरी रियाजत क्या चल रही है कि आप कंपोजर्स को, सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को सुनते हुए आ रहे हैं ना बचपन से। तो उसी में कहीं 2 लाइनें मैंने भी बनाई। तो उसने कहा कॉम्पोजिशन बन गई, तुम 2 कंपोजर हो। अब मैं इस बात पे खुश हूँ, वो पर्चा लेके घूम रही हूँ मैं घर पूरे में कि गाना बन गया है। उसके बाद स्टूडियोज ढूंढना, गाने बनना, ये यहाँ से शुरू हुआ सारा सिलसिला कि मैं गाने बना रही हूँ, फिर कोई लिख रहा है, फिर एल्बम पे काम शुरू कर दिया। फिर वो एक बहुत ही बुरा हमारा पिछले 25-30 साल जो म्यूजिक इंडस्ट्री के थे वो तबाहकुन साल थे। उस पर कभी फुर्सत में हम इसकी अलग एक पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल, कि वो म्यूजिशियंस ने भी क्या हाल किया और कंपनीज ने भी क्या हाल किया, म्यूजिक कंपनीज ने। और बिल्कुल ही आपने 2-4 साल बाद ये सारे ब्रांड्स को डाल डूल के आपने आर्टिस्ट को मतलब तबाह करके ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, जड़ से, जैसे कहते हैं ना उखाड़ देना, उखाड़ दिया। उस वक्त जब मैंने देखा कि यार अब ये एल्बम्स भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों की एल्बम्स थी वो रिलीज़ नहीं हुई या कोई ना कोई मसले रहे, क्योंकि वो चीज़ें आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बाकायदा प्लान करके ख़त्म किया। अब जो पुराने लोग रह गए थे वो तो सुनेंगे ना अपने घरों में, महफिलों में, जो पुराने सिंगर्स हैं, वो मशहूर सिंगर्स हैं, उनसे फ़ायदा हो रहा है, औरों को भी तो चल रहा है। जो नई चीज़ें हो रही थी वो रुक गई।
और जो मशहूर लोग थे वो आज भी उन्हीं चीजों के ऊपर अपना काम जिंदगी चला रहे हैं, जो एक सिस्टम होता है। तो हम जैसे जो लोग थे वो फंस गए। अब क्या करें, हम तो अपना ओरिजिनल, अब तो गाने लिखवा रहे हैं, हमें तो कॉम्पोजिशन के मजे आना शुरू हो गए, गाने लिखे जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो फिर अब भाई जो मेरा गाना लिख रहे थे वो दूर बैठे हुए थे। अब कंपोजर और सिंगर की होती है जोड़ी, लिरिसिस्ट की और कंपोजर की। अब वो वहां बैठे, मैं यहाँ बैठी हूँ, उनका एक अलग, उम्र में भी मुझसे बड़े हैं तो उनका प्रोसेस अलग है। तो मैंने कहा चलो किसी लिरिसिस्ट से गाना लिखवाते हैं। तो लिरिसिस्ट ने इतने पैसे मांग लिए उस वक्त को, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये टाइप। मैंने कहा यार ये तो बहुत पैसे हैं, ये कहाँ से लाऊं मैं। और जब आप सारा कुछ छोड़ के, कमर्शियल काम छोड़ के जब आप बैठते हैं, बिल्कुल, तो पैसे तो वैसे ही नहीं होते आपके पास। तो मैंने कहा अब क्या करें। तो फिर मैंने उठाई जॉन की किताब, जॉन एलिया की। बिल्कुल। तो इससे पहले मैं फैज साहब को कंपोज कर चुकी थी, जिसमें मुझे टीना जी का बहुत, मेरी जिंदगी में टीना जी का बहुत ज्यादा हाथ है, टीना सानी का, कि पिछले 10-12 साल से वो मुझे किस तरह झेल रही हैं ये वही ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। तो हम रोते धोते पहुंच जाते थे उनके पास, और उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है ना ये फैज की किताब ले जाओ। तो मैंने कहा क्यों, कहती ये कंपोज करके लाओ फिर बताऊंगी। मैं ले गई, मैंने जल्दी मैंने कहा मुझे वक्त दें, हफ्ते 10 दिन में मैंने 2 गज़लें कंपोज की। शायरी से शगफ तो था ही। और मैं गई, मैंने कहा टीना जी गाने बन गए। उन्होंने कहा सुनाओ भाई, क्या पार्टनर क्या बना। मैंने सुना, उनके तो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा अब, कहती हैं अब और गाने बनाओ। तो कोई नासिर काज़मी को कंपोज कर लिया इसको। तो ये गज़ल को एक डिफरेंट अंदाज में, एक्सप्रेशन में मुझे कंपोजिशन मैंने थोड़ी सी बदल दी थी। मतलब ये क्राफ्ट मुझे मेरा बढ़ना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा यार इनको तो सबने कंपोज कर लिया है ना, फैज को भी कंपोज कर चुके हैं, मतलब मुझे और भी चीजें करनी चाहिए। जब मैंने जॉन को पढ़ा ना, तो उसका रिदम बड़ा अलग था उस पोइट्री का। वो उस तरह से रिदम में नहीं है जैसे म्यूजिक का रिदम होता है। अब किससे इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। अब इसमें एक फ्रस्ट्रेशन भी है। एक्सप्रेशन देखें कि इतने प्यार से आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये मुझे मजेदार बात लगी। तो मैंने पहली ये गजल मैंने कंपोज की। जब मैंने गजल कंपोज की और मैंने इसको बनाया, इस गजल को, तो मुझे सब इंडस्ट्री के जितने लोग थे उन्होंने कहा तुम अच्छा भला अपना करियर छोड़ के, जो चलना शुरू हो गया है, तुम अच्छा भला परफॉर्म कर रही हो, अच्छी दिख रही हो, सब सही चल रहा है, तुम बाहर जा रही हो, शोज कर रही हो, तुम ये किस चक्कर में पड़ गई हो। ये क्या गजलें कंपोज हो रही हैं, ये नहीं चलेगी। मैंने कहा मुझे तो आ रहा है मजा, मैं तो यही करूंगी। मैं अब जॉन एलिया पे, मतलब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा जॉन एलिया पे एल्बम करूंगी मैं। हालांकि मैंने एक गजल कंपोज की थी। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मुझे मजे आना शुरू हो गए। मैंने फिर स्टूडियोज में इधर उधर जाके, अब उनको क्या लगे जॉन क्या है, मैं किस तरह से उसे देख रही हूँ, एक शायर को, उसकी थॉट को क्योंकि मैं भी समझ ही रही थी। उसके बाद फिर मैंने जब वो गाना रिलीज किया तो किसी ने नहीं सुना वो गाना। मतलब मुझे लोगों ने बड़ा, क्योंकि वो एक बहुत नई चीज थी। आज से 10-12 साल पीछे जाए ना आप, तो वो एक नई चीज थी, क्योंकि उसी तरह बाजे पे ही गजल बन रही थी ना, तस्वर की जाती थी। और उन्होंने कहा ये तो ज्यादती कर दी इसने। कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों को मजा भी आया जो सुन रहे थे। फेसबुक पे इधर उधर चल रहा था सिलसिला। मैं उसके बाद कुछ अरसे के बाद मैंने मुझे बस एक यकीन सा था अपने ऊपर कि एक ड्रामा बन रहा था। उन्होंने कहा कि यार आप क्या करेंगी, मैंने कहा जॉन की 2 गजलें करेंगे। तो मैंने उसमें एक किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना और बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर। ये मैंने 2013 या 14 होगा मैक्सिमम, इसमें मैंने ये 2 गजलें कंपोज की। और वो ड्रामे में चली और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया उसका। उसके बाद मैं दुबई चली गई 2016 में। 16 में मैं दुबई चली गई। वहां जाकर फिर एक और अपनी स्ट्रगल शुरू हो गई कि वहां आप स्टूडियो वो कैसे अफोर्ड करें, वो महंगी जगह हम रहें, क्या करें क्या ना करें। वो फैज साहब का शेर है कि सुलझाएं बेदिली से ये उलझे हुए सवाल, वहां जाएं या ना जाएं, ना जाएं कि जाएं हम। मतलब जाना तो हमें ही पड़ेगा, लेकिन कैसे। तो इससे सारे कश्मकश से मैं गुजर रही थी। तो उसमें फिर हमने अपना स्टूडियो का एक छोटा सा सेटअप लगाया। और मुझे वहां पे खास एक उदासी भी कह लें, एक वहशत भी कह लें, एक कंफर्ट जोन भी कह लें, एक अकेलापन अपने साथ एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन
मैंने जब गुजारा और मैंने जब जॉन को पढ़ना शुरू किया तो मुझे आया मजा। मैंने कहा यार ये जॉन भी प्रोसेस से गुजर रहा है, ये भी जान ही रहा है चीजों को जिस तरह मैं जान रही हूँ। तो फिर मैंने उसको ना मतलब 10 जो गजलें थी, हालांकि मैंने 12 गजलें बनाई थी, फिर 2 हमने उसमें से निकाली जो अभी रिलीज नहीं है, वो मैं करूंगी कभी। तो 10 में मैं रुकी, मुझे लगा कि यार यहाँ जॉन का सफर खत्म हो रहा है। उसको मैंने एक स्टोरी की तरह डिजाइन किया, तो मुझे जॉन को पढ़ना पड़ा, जिसमें से मुझे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई। जैसे मुझे उनकी नज्म नसर मुझे उस तरह से समझ नहीं आई, लेकिन जो उनकी आखिर की 2 किताबें हैं वो बहुत बड़ी और बहुत दिलचस्प किताबें हैं, जिसके बारे में ना कोई बात करता है, ना उसे पढ़ रहा है, ना उसको खोल रहा है। आप कर क्या रहे हैं? जॉन एलिया के पास 1 कुर्ता था, 10 पजामे थे। ये क्या बात हुई? इतने बड़े शायर को आप इस तरह से डिस्कस करेंगे? चलें कहीं कर दें। और अब तो बड़े बड़े उनके नाम दूसरे शोरा के कोई एक आध शेर उनके नाम से लगा दिए जाते हैं। अब आप ये जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने जॉन के साथ वक्त गुजारा, जो खुद बड़े शायर थे, जो खुद नज़में कह रहे थे, जो खुद कहानी लिख रहे थे या नकात थे, हाँ नकात, वो उनसे जब भी आप बात करें जॉन के बारे में, जॉन भाई आशिक मिजाज थे, जॉन भाई इतना सिखाते थे, जॉन भाई क्योंकि महफिली आदमी थे, थिएटर के आदमी थे, कहानी में रहते थे, खुद ही थिएटर थे, क्रिएट करते थे चीजें, मतलब हर वक्त वो महफिल जमा के रखते थे। ये एक बड़ी बात है कि हर वक्त उनके पास कोई है, वो कहीं किसी के पास है। जैसे मेरा मियाँ मुझे कहता है कि अगर जॉन भाई जिंदा होते तो या तुम उनके घर होती या वो हमारे घर होते, दोनों में से कोई एक चीज जरूर होती। तो इस तबीयत की वो आदमी थे, मतलब कितनी डाइवर्सिटी एक इंसान के अंदर। तो मैं क्या कह रही थी? आप यही कह रही थी कि जो मैं पूछना चाह रही थी कि जॉन शनासी रही नहीं है, और उस वक्त में अगर आप कोई ऐसी कॉम्पोजिशन करती हैं जो उस तर्ज में है भी नहीं। जब तक मैंने जॉन को कंपोज किया, मैं बात काट रही हूँ माजरत, मैंने जब तक मैं वो करते करते वो 2012 से लेके 16 फिर 17 फिर 21 तक पहुंची मैं, ये भी तो देखें। तो यानी कि असल जो मैंने काम करना शुरू किया वो मैंने 17 में शुरू किया, यानी कि 16 लगा लें तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी 7 साल मैंने एल्बम पे ही काम किया। फिर छोटे मोटे काम हम और भी जान रहे थे, स्टूडियो का काम और कुछ घर का सिस्टम चले, किस तरह गुजारा बनाए, और उसमें भी कॉम्पोजिशंस बनाना ड्रामास के लिए, फिल्म्स के लिए, ये सारी चीजें बीच में आती रही। ऐसी गजल जो आपने न की हो और इरादा हो करने का, अभी मैंने उसके बारे में शायद सोचा नहीं है, इस वक्त मुझे याद नहीं है कि मैंने, क्योंकि मैंने उनकी बहुत छोटी बहर की गजलें चुनी थी। क्या एक वजह ये भी थी कि चूंकि वो सहले मुमतना के आदमी थे, चूंकि आपको एक सहूलत शायद कम्युनिकेशन की कि उनके यहाँ मुकालमे की फजा में मिसरा आ जाता है। हाँ नहीं, उसी को तो मैंने एक नई फॉर्म दी ना। हाँ, उस फायदा हुआ मुझे उससे। वो कंपोजिशन उस शेरी रॉ को पकड़ा और उसी को डाल दिया। अब देखें कि गजल क्या है कि वो यकीन है ना गुमा है, वो यकीन है ना गुमा है, जाने जाना ने जहां है तना ना हुआ हूँ। कैसे कंपोज करें इसे? हाँ, इसके बारे में बात कीजिए ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। हाँ, तो मैंने फिर इसको, जब इसको खोलते हैं ना आप, हाँ, तो आपको एक्सप्रेशन समझ में आता है। शायरी को मैं जिस तरह से देखती हूँ, या और भी इसी तरह ही देखते होंगे शायद, बेसिक जो तरीका कि शायर की थॉट को मुझे जाना था, जिसकी वजह से मैंने वो जिंदगी में क्या करता था, वो किससे लड़ता था, उनका अपने बच्चों के साथ क्या ताल्लुक था, नहीं था, उनकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, उनकी कितनी शादियां थी। मुझे ना ये बातें बुरी लगती हैं, ना मुझे इसमें दिलचस्पी है। आपने रिश्ता बनाया उनकी शायरी से कि ये बंदे का क्राफ्ट कैसे डेवलप हुआ है, और ये सारी चीजें जो उसके बच्चे ये ना होते तो ये भी ना होता। हाँ। उसको आप इस तरह कहते ना कि ये सारी चीजें बुरी थी, अगर ये सारी चीजें बुरी थी तो ये सारी चीजें अच्छी कैसे हो गई। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जॉन एलिया को, जो हमारे जितने भी बड़े शायर हैं ना, उन्होंने उनकी शायरी पे बात नहीं की, उनके क्राफ्ट पे बात नहीं की। आप बात कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में क्या हो रहा था, अपने बच्चों के साथ कैसे थे, बीवी से क्या सलूक था, कितनी महबूबाएं थी, ये सारी चीजें बहुत आम है। ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, सब लोग जानते हैं। तो इससे फर्क ये पड़ा कि आगे की जो पौध, ये जो आगे की नस्ल है,
वो इसी इम्प्रेशन के साथ चलते गए और उनके जो शुरुआती काम था उसी को वो हवा बना के और आशिकी में, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने महबूब मान लिया जॉन एलिया को, कि उनके पैरों को हाथ लगा रहे हैं, उनकी कब्र पे जा रहे हैं। ये एक शायर को मरने के बाद भी ये सारा कुछ लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। लेकिन शायरी तो ज्यादा बड़ी चीज है उस चीज से। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि ये जो उसकी जिंदगी इस तरफ थी पर्सनल, और ये जिंदगी जहाँ पे वो इस शिद्दत में काम कर रहा था, या वो नहीं संभाल पाया अपने आप को, या नहीं समेट पाया, तो वो भी तो इसी से कनेक्टेड है ना। कि ये जो आपने उसको इतना मतलब विलन बना दिया एक तरह से एक इंसान को, और एक तरफ उसकी शायरी की वाह भी कर रहे हैं, तो दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया आपने उस इंसान को। तो उससे मुझे लगता है कि वो जितने बड़े वो शायर थे उसमें कमी है। या तो उनके मतलब बिल्कुल दीवानों वाले फैंस हैं, जिसमें मतलब वो फैंस भी हैं जो शायरी को समझते हैं बाकायदा, बड़े शायरों को पढ़ते हैं, और कुछ उनके वो फैंस भी हैं जो मतलब बिल्कुल ही आपको जॉन एलिया का मजाक उड़ाएंगे या उनको तंज करेंगे उनके ऊपर। ये है तो मुझे लगता है ऐसा भी शायर होता है, उससे भी मुझे एतराज़ नहीं। मुझे सिर्फ एतराज़ ये है कि जितने भी बड़े शायर हैं जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है, जो उनके दोस्त रहे हैं, जो अच्छे शायर थे, उन्होंने जॉन एलिया की शायरी को क्यों नहीं खोला, उनकी नज़म पे क्यों बात नहीं की, उनकी नसर पे क्यों बात नहीं की। मुझे ये एक छोटा सा उनसे है, वो मैं उनको भी कह देती हूँ जब भी कहीं कोई मुझे मिल जाता है। और अभी तो आपकी पॉडकास्ट है, तो अभी तो मौका मिला है, तो हम कहेंगे। बिल्कुल, आपकी अपनी महफिल है। आपने बहुत दिलचस्प बात की कि ये जो शोरा का रवैया था, सफ़ाकी ही है एक तरह की, कि जिसने एक डायकोटमी में डाल दिया हर उस शख्स को जो जॉन की शायरी से अपना रिश्ता बनाना चाह रहा था। सो या तो हम बिल्कुल एक वालिहाना वारफ्तगी देखते हैं उनके लिए पढ़ने और सुनने वालों में, या फिर एक कंफ्यूज्ड, अगर मैं समझूं जो आप कहना चाह रही हैं। मुझे एक और बात भी लगती है कि बात काट रही हूँ, कि या तो उनकी शायरी का जो अंदाज था ना, जैसे कहा जाता है कि नगमगी नहीं थी, बाकी शायरों में थी। वो म्यूजिक को सुनते थे, फैज साहब म्यूजिक सुनते थे, फैज साहब ठुमरी सुनते थे, फैज साहब गजल सुनते थे, फैज साहब बेगम अख्तर, मतलब सारे शायर म्यूजिक को सुनते थे। जॉन एलिया का ज्यादा झुकाव मुझे ऐसा लगता कि थिएटर की तरफ, थिएट्रिकल, मतलब उनकी वो चीज ज्यादा स्ट्रांग थी। तो उनकी जो गजल है या उनकी जो नज़म है वो बहुत मुख्तलिफ है, उसका अंदाजे बयां जो है वो बहुत अलग है। तो या तो हो सकता है कि जो फॉलोअर्स चले आ रहे होते हैं ना, फैज को, गालिब को, इनको सुनते हुए जो लोग आ रहे हैं, वो शायद एक्सेप्ट ही ना कर पा रहे हो। मजा तो उनको आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों में, जैसे हम आर्ट फिल्म देखते हैं तो मजा आपको नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि सब कह रहे हैं ये आर्ट फिल्म है, तो आप कहते हैं यार वाह वाह क्या बात है। अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो बोले कि मजा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा जॉन के यहाँ एक जो मामला रहा, क्योंकि गुफ्तगू ऐसी हो रही है तो मैं कोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बचपन में इत्तेफाक रहा उनको सामने से सुनने का, देखने का, उनके चलने फिरने, और हम उनको देख के डर जाती थी। हम लोग बहुत छोटी छोटी उम्रों में थी और हमें लगता था कि कहीं, क्योंकि वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्स थे। व्हेन इट केम टू एक्सप्रेसिंग हिज लव, अगर वो किसी दोस्त से या किसी शागिर्द से 6 महीने बाद मिल रहे हैं तो वो पूरे शहर को पता चलेगा कि ये मुलाकात 6 महीने बाद। खूबसूरत बात है वैसे, बड़ी रोमांटिक और बात। मैं ये बात आपने जिसको मैं पकड़ना चाह रही थी कि जिस किस्म की डायकोटमी का तस्करा आपने किया, कि इस रवैये ने जो कि बुनियादी तौर पे अदबी हलकों से आया, आम शख्स इस वक्त वो बच्चा जो उर्दू जबान से भी वाकिफ नहीं है, वो जॉन की नाम से या उसके अशार से या उन अशार से जो एक्चुअली उसने लिखे भी नहीं है, बहरहाल जुड़ गया है। ये कुदरत ने जॉन को शायद वो मकाम अता किया, और शायद उसकी वजह यही थी कि जो मकाम ज़माने के अंदर मौजूद उसके अतराफ के लोगों को देना चाहिए था, जब उन्होंने उससे आनाकानी की तो कुदरत ने फैसला अपने हाथ में लिया। और एक जो भी है उनका एप्रिसिएशन आज तक मुख्तलिफ जनरेशंस में, वो डायकोटमी जिसका बारे में आपने भी बात की है, कि अगर एक कबीले, एक बात है कि जी मुझे नहीं मालूम मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, और पड़ोसी आपके बारे में कोई बात कहे अगर, तो वो एक
उसकी तासुर होता है। लेकिन अगर आपका अपना कबीला, मैं अदबी कबीले की बात कर रही हूँ, वो ही वो बयान अगर वो नहीं होते जो हकीकत से या आपके फनी कद के एतबार से हैं, तो दुनिया फिर लगती है उसके रास्ते पर चलती है। उससे देखिए नुकसान मुझे लगता है जो होता है वो ये होता है कि यही सारी चीजें बाकी शायर भी कर रहे थे जो उनकी जिंदगी में हो रही थी। कहना चाह रही हूँ कि जैसे जॉन के यहाँ फलसफा और लिसानियात का जो मामला है, वो जिन जबानों के माहिर थे, लैंग्वेज को उन्होंने अपनी आखिरी 2 किताबों में बहुत बदला। करना चाहूंगी कि अभी मैं जिस महफिल में थी, उनके करीबी तरीन लोगों में, जिसमें एक अनीक अहमद साहब हैं या शकील आदिलज़ादा साहिब हैं, उन्होंने, अनीक साहब ने उस महफिल में भी हालिया में जहाँ थी, अब बात वही हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बहस करते थे कुरान के बारे में जॉन से, और वो हमसे कहते थे हमारी बहस में कि मियाँ तुमने तर्जुमे से पढ़ा है, हम अरबी पढ़ के बता रहे हैं। सो आपकी जो ये बात थी, जिससे मैं बात को आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि जॉन के खत के कातिल जो हैं वो उसके अपने अतराफ के लोग थे, यानी शायद दोस्त अहबाब भी नहीं, मैं तो नहीं समझती कि सिर्फ दोस्तों ने ऐसा किया, तो उस जमाने के जो शोरा थे उनसे शायद वो उस मामले में ही थे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। और अदब के साथ ये बहुत जहरीली फजा रही है, और हमारे आपके शोबे में भी है कि या नगमगी नहीं है ये कह देना, जबकि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनके यहाँ एक थिएट्रिकल अंदाज था कलाम को पेश करने का। इस बात से मैं जिस तरफ जाना चाह रही हूँ कि आपने ये भी कहा कि मैं उनके काम से रिश्ता बनाने लगी, उनके क्राफ्ट से रिश्ता बनाने लगी, और उनको उस तरह देखने लगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप शायद यही कहना चाह रही हैं कि आपने वो चीज कर ली जो एक पूरा अदबी कबीला ना कर सका। इतना बड़ा क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगी मैं ये क्रेडिट भी नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि शायद ये वो प्रोसेस है जो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वाकई मैं आपकी कसरा नफ्सी समझ रही हूँ, क्योंकि वाकई को करने के लिए कोई बड़ी बात है भी नहीं कि एक फनकार को उसके फन की हैसियत में देखा जाए, उसके इंसान की हैसियत से, उसकी जाती जिंदगी से। सो ये मैं कह रही हूँ, और आपने भी कहा ये कि आप ये कर पाई, और आपके लिए उनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं वो दोस्ती उस कलाम से करना आसान हो गया, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा जिन्नाती शख्स नहीं बैठा था। मैंने आसान तो कर दिया, मैंने जॉन एलिया का गाना सुनते हैं लोग तो कहते हैं ये बड़ा आसान लग रहा है। मैं ये बात करना चाह रही हूँ आसान क्यों लग रहा है कि आपकी जो फजा है कॉम्पोजिशंस की, वो उनकी शेरी फजा वो भी एक गुफ्तगू का अंदाज है, मतलब जैसे टॉकिंग सॉन्ग्स होते हैं ना, बात करें, अब उसमें एक रिदम भी है वो खास तरह से, लेकिन उसके लिए शेर का समझना जरूरी है। बिल्कुल। अब लोगों को मजा तो आया, उन्होंने कहा यार ये तो गजल बदल गई, और ये तो जिस तरह जगजीत सिंह ने जब गजल की मेहदी हसन खान साहब के बाद तो बदल दी ना, बिल्कुल ही उन्होंने गजल को बदल दिया, बहुत सीधा कर दिया, हालांकि वो तैयार सिंगर थे, लेकिन उनको लगा कि ऐसे करना चाहिए। फिर सजाद अली ने गानों को बदला, और फिर लोग बदलते रहे। हाँ, एक एवोल्यूशन है कि उन्होंने कहा कि हमें ये आता तो है, लेकिन हम इसको ऐसे गाएंगे। इस तरह से भी देखा जा सकता है। अब भी जो लोग हैं उनको, अगर ये जो बड़े दिग्गज लोग थे, अगर इन कुछ शायर होते हैं जिनके शेरों को खोलना पड़ता है, क्योंकि पिछले जो शायर चले आ रहे हैं उनकी सोच अलग है हर जगह, क्योंकि लोग अलग हैं, लेकिन उनका जो तरीकाकार है शेर को कहने का, वो एक तरह से हल्के हल्के फर्क के साथ एक ही है। जॉन एलिया ने तो बिल्कुल एक्सप्रेसिव हो गए ना, वो तो बिल्कुल ही, मतलब वही मैं आपको कह रही थी कि ये जो शायर हजरात होते हैं, जिस तरह से इनकी जिंदगी होती है, ये सबकी एक सी ही होती है। महबूबाएं, पसंद करना, इश्क करना, दिल पे चल पड़ना, रोना शुरू कर देना, किसी पे गुस्सा कर देना, कप उठा के फेंक, ये सब कुछ बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये इतनी चीजें कैसे तखय्युल में जाके कैसे क्रिएट करेंगे आप, मुश्किल काम है बकायदा। तो अगर वो ये कर रहे हैं, दूसरे जो बाकी जो शोरा थे वो भी यही कर रहे थे, लेकिन वो कहीं कहीं संभल गए थे, वो कहीं कहीं उसको बैलेंस कर पाते थे उन चीजों को, और इतनी चीजें फ्रंट पे नहीं आती थी उनकी बाकी शोरा की। या उनकी एक और चेहरा था, मैं नहीं कहूंगी चेहरा था, शायर मुझे लगता है बहुत ही बड़ा है इन सारी चीजों से, मतलब मुझे उनकी शायरों की कोई चीज, कोई भी उनका अंदाज होना, मुझे वो बुरा नहीं लगता उस तरह से, क्योंकि वो उनका शेर इतना भारी होता है आपके ऊपर कि आप कहते हैं कि चलो ये कह रहा है,
जब ये इतनी बड़ी बात कर सकता है तो फिर ये बात भी कर सकता है। मैं इसको इस नजर से देखती हूँ कि इंसान की नजर से आप उसको देखें। इस पे थोड़ी बहस हो सकती है शुमाला? कर लें आप करना चाहती हैं तो। क्योंकि देखिए इंसानों से, देखिए आप इंसानों से भी तो प्यार करते हैं ना। मैं आपकी सूफी मलंगी की तायद करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चूंकि अब हम इस गुफ्तगू के इस नहज पे हैं, तो ये बात सच है कि काम सब कुछ कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपने अफाल में कैसा भी हो, और वो जाती जिंदगी से मुताल्लिक है, तो यहाँ तक तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ कि हमें नहीं, जो फनकार अपनी जात में तजुर्बात कर रहा होता है उसके साथ तो ऊपर नीचे अजाब आते हैं, और फिर उसी से उसका अदब या फन तख्लीक होता है। आर्ट जो है, मगर ये कहना कि वो कोई बेज़ाब्तगी की बात सिर्फ इसलिए कह सकता है या कर सकता है क्योंकि उसने एक अच्छा शेर कहा, ये जरा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई मुशायरा सुनने जाऊं, जॉन एलिया का अगर मैं मुशायरा सुनने जाऊं, तो पहले तो मेरे अंदर पेशेंस बहुत होने चाहिए उनको बाद में मिलने के, ठीक है। तो मैं जब तक वो मुशायरा पढ़ रहे हैं ना, तब तक मुझे वहां होना चाहिए। उसके बाद मुझे उल्टे पांव वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो चीजें होंगी वो उस मुशायरे से बहुत अलग होंगी, क्योंकि आप उसकी शायरी पे उसको कहीं तो जज करते हैं, क्या बात है, क्या बात है इस आदमी की, ये कहते हैं ना आप। उसके बाद वो कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा किसी को डांट देना या किसी को कुछ कह देना, तो आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आपको बुरी लगती है वो चीज। हालांकि आम जिंदगी में गली मोहल्ले में हो रही होती हैं चीजें, हमें उस तरह बुरी नहीं लगती, क्योंकि हम कहीं तो मेंबर पे बिठाते हैं ना उसको। बिल्कुल। तो मैं उससे अब बाहर आ गई हूँ कि मैं किसी का मुजस्मा बनाती ही नहीं हूँ अब, क्योंकि आप बुत तो बनाते हैं, उसके बाद फिर जब वो ऐसी कोई हरकत होती है तो आपका बुत टूटता है वहां पे। तो मुझे लगता है बस वहीं तक रहें। अच्छा, किताब में है तो ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, कोपिंग मैकेनिज्म है। अगेन एक chaotic रियलिटी के जार्गन में, दैट्स हाउ यू अप्रोच। क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि इंसान अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, इसके बीच में ही होता है कहीं। और आर्ट जो है, यानी कि कोई भी आर्ट, शायरी का आर्ट, मेरे लिखने का, मेरी कॉम्पोजिशन का, मेरे गाने का, ये हो नहीं सकता कि आपको सलीका ना दे। मतलब मैं जॉन एलिया की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, मैं जॉन एलिया की तरह नहीं पड़ी रहना चाहती। जो हमने उनको देखी है उनकी जिंदगी सबने, और जितना हमने उनको उनकी पर्सनल लाइफ को भी सब इतना बात करें तो आपको पता ही चल जाता है, मैं वो जिंदगी नहीं चाहती। ये मैंने उन्हीं की जिंदगी से जाना कि मैं इस तरह बगैर नहाए 10 दिन नहीं गुजारूंगी, मैं रोज सुबह नहाऊंगी, मैं ये भी करूंगी, मैं ये सलीका भी तो उसके शेर ने दिया ना। तो अब शेर देखे ना क्या है उसका, ये भी तो एक चीज है। तो जो उन्हें तो तबे दिख हुई थी, और इसीलिए उन्होंने कहा खून थूकता हूं मैं। खून थूकूं तो वाह कीजिए, कह रहे हो। लेकिन अभी कितने मामलात ऐसे हैं जहां ये इस्तिलाह तो इस्तेमाल होती है शूरा में, लेकिन वो रूहानी वारदात नहीं है। जिससे जॉन गुजरे उस प्रोसेस के बारे में उन्होंने अपनी वारदात कह दी, मगर उनकी जो डिक्शन है, उनकी जो वोकैबुलरी है, वो आज का शायर इस्तेमाल करता है। लेकिन हम जानते हैं वो उस सजियत से मुंह चुराता बिल्कुल सही कह रही हैं, बैठ रहा है। वहां से नहीं गुजरे। आपके यहाँ पॉइंट ऑफ कनेक्शन क्या था आपकी रूहानी वारदात और जॉन की रूहानी वारदात में? क्योंकि जो कॉम्पोजिशंस आप कर पाई उसमें वो एक खास कोई तो पॉइंट ऑफ कनेक्शन होगा। व्हाट वाज दैट इफ देयर वाज एनी? जैसे उनकी गजल है, बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। मतलब ये बात को कह पाना कि जिंदगी नहीं गुजारी जा रही है आपसे, बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद भी वो ये कह पा रहा है कि वो हमने गुजारी है। तो यहाँ पर पहुंच खड़ा हो गया वो इंसान आके। और बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है यानी मिलाप है, पर फिराक तारी है, यानी कि तू सामने है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी एक फिराक सा महसूस हो रहा है कि तू नहीं है, या अब हम कब मिलेंगे दोबारा, यही है ना फिराक। तो उस वसल में भी वो फिराक काट रहा है, ये बात कर रहा है वो। तो कहीं ये जिंदगी में भी हो रहा होगा, या अगर नहीं भी हो रहा होगा तो वो जावेद साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं कि आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और आप
बहुत गम में हैं, लेकिन जब आप शेर लिख रहे हैं तो आप कह रहे हैं, एक तरफ आपका दिमाग ये कह रहा है कि यार ये जरा मीटर से बाहर हो रहा है, ये जुमला ज्यादा अच्छा है, ये लफ्ज ज्यादा अच्छा है, मैं इसको इस तरह, ये भी आर्टिस्ट का दिमाग भी तो यहाँ भी तो चल रहा है ना। तो हम कैसे ऐसे कह सकते हैं कि जो भी है वो बिल्कुल ही खालिस है? इतना खालिस अगर इंसान हो तो फिर सब कुछ खालिस हो, या अगर सच ही हो तो फिर झूठ ना हो, या सिर्फ झूठ ही हो तो फिर सच ना हो। जेवर भी खोट मिलाए बगैर हाँ, तो बनता नहीं ठहरता। तो वो सारी चीजें हैं। अब आप उसका कितना कितना कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कितना आपको लगता है कि वो ठीक है नहीं है, ये इंसान ही जानता है जो वो जिंदगी गुजार रहा होता है। तो ये मार्जिन तो इंसान को देना ही चाहिए ना, चाहे वो शायर हो या कोई भी इंसान। आपने कहा कि उस मुकालमाती फजा जो है मिसरे की, वो एक आपको कैप्चर करनी थी। मुझे उसमें दिक्कत हुई। हाँ, जरा उस बारे में बात कीजिए ना। अब जब आप पढ़ते हैं ना कि वो यकीन है ना गुमा है, हाँ, जाने जाना ने जहां है, तना ना हुआ हो, तो तब घबरा जाते हैं आपके, यार ये पहले तो आप इसको समझें कि क्या बात हो रही है। ना वो आपकी यकीन में है ना गुमान में है। हाँ। तो अब पहला मिसरा ऐसा है कि फतवे जारी हो जाए इस पे, ठीक है, लेकिन दूसरे मिसरे में वो यहाँ तक पहुंचे कि जाने जाना ने जहां है, वो जहान की जान है, जाने जानाने जहां है, तना ना हो या हो, और उसकी मस्ती में हम है, जो बेसिक मुझे समझ में आता है। तो जब मुझे ये समझ में आया तो एक विजुअल बना, एक पूरी विजुअल बन गया। हाँ। तो विजुअल बना तो मैंने इसको, गिटार कहाँ है, जल्दी से दीजिए। तो मैंने इसको इस तरह देखा, और ये मैंने 4/7 जो काउंट्स होते हैं, जैसे 4/4 होता है, बेसिक जो हमारा काउंट होता है 4/4, तो ये 4/4 का गाना ही नहीं था ये। वो यकीन है ना गुमा है, वो यकीन है ना गुमा है, जाने जाना ने जहां है, तना ना हुआ हूँ, तना ना हुआ हूँ, तना ना हुआ हूँ, तना ना हुआ हूँ, जाने जाना ने जहां है, तना ना हुआ हूँ, तना ना हुआ हूँ। अब अगला शेर जो मुझे बड़ा पसंद है, मैंने हर से बात गा रही हूँ उसे। मैंने मानी में न पाए कोई मानी, यानी यानी यानी, वाह। मैंने मानी में न पाए कोई मानी, यानी यानी यानी, लफ्ज ही माले जुबां है, तना ना हुआ हूँ, तना ना हुआ हूँ, तना ना हुआ हूँ। अब ये तना ना हुआ हूँ क्या है, ये नारा है, जो रूमी का नारा है ना कि तननाहा याहू, तो जॉन भाई कह रहे हैं तननाहू याहू। अब इसका एक खास रिदम है, तननाहू याहू ता तंग तक तार ता, मतलब एक आपको इसके अंदर एक पश्तो का भी अंग नजर आता है, आपको एक नारा कहने का भी एक अंग नजर आता है। तो ये चीजें अगर आपने पहले कहीं एक्सपीरियंस की हैं, आप इतने अपने कल्चर से कनेक्टेड रहे हैं, तो ही तो आपको समझ आएगी। अरे वाह, आपने उसे जमीन से कैसे मतलब आप देखे ना कि वो क्या बात जो मुझे समझ में, जितनी मेरी ना किसी समझ में जो बात मुझे समझ आई, तो इस तरह से बनते बनते बनते, जिसमें आप मकां और लामकां की बात कर रहे हैं, हाँ। जिसमें आपने मानी की बात कर रहे हैं कि मैंने मानी में ना पाए कोई मानी, यानी कि जो मतलब होता है उसमें मैंने कोई उसका कोई मतलब है ही नहीं, लफ्ज ही माले ज़बां है, लफ्ज ही है सब, क्योंकि अब लफ्ज तो हो गया ना सब कुछ। हालांकि मुझे ये लगता है कि महसूस करना ज्यादा लफ्ज ने हमें कैद किया कहीं ना कहीं। लैंग्वेज तो तब अभी आई ना, इससे पहले तो लोग महसूस ही करते थे और समझ जाते थे कि क्या है, और कुछ नहीं भी समझते होंगे।
तो वो उन्होंने ये बात की, यहाँ तक वो पहुंचे। फिर उसके बाद अगला अभी मिसरा मुझे उस तरह याद नहीं है, वो था मुझे इस वक्त याद बिल्कुल जहन से चला गया। वो टाइम एंड स्पेस के बारे में वो बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो मैंने उनके मेरे ख्याल से 6 शेर थे और काफ़ी लंबी गज़लें थी, तो मैंने 2-2 शेर, किसी के 4-4 शेर, इस तरह छोटा, उसको छोटा भी किया। यहाँ भी दिमाग मेरा चला कि यार गज़ल तो मैं कर रही हूँ, अब मुझे तो सारे शेर पसंद है, तो अब क्या मैं सारे ही शेर कर दूँ तो गज़ल तो 17 मिनट की हो जाएगी। तो गज़ल थोड़ी छोटी भी होनी चाहिए। गज़ल में जो क्या आप ये एक्सपेरिमेंट कभी करना चाहेंगी कि हाँ भाई है 17 मिनट? नहीं, अभी मैंने जो मेरी एल्बम है तर, उसमें गालिब की गज़ल है जो मैंने उस पे एंड किया है उस पूरी जर्नी को, जो मेरी एल्बम की जर्नी जैसे होती है, उसमें वो गज़ल 6.5 मिनट की गज़ल है। इस वक्त तो 1.5 मिनट का गाना, 1 मिनट का गाना सुनना अजाब पड़ता है लोगों को कैसे, और वो उसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने वो बनाई, उसकी मैंने वीडियो भी उतनी बड़ी बनाई, उसको भी कहीं से नहीं काटा। तो वो जिसने सुनना है वो सुन लेगा, जिसने नहीं सुनना वो फिर ना सुने। तो ऐसा कुछ 17 मिनट का होना चाहिए। 17 सोचिएगा, हाँ, मतलब इस पे सोचा जा सकता है, क्योंकि अगर जॉन की बात हो रही है अगर, तो आप जहाँ तक यहाँ तक आई हैं, तो हमें आप ही से उम्मीद है कि आप उनके पूरे कलाम को गाने में देखिए मुझे एक और भी चीज़ समझ आई, और वो मुझे ये समझ आई कि मुझे जब मैं ये एल्बम कर रही थी तो मुझे लगा कि ये एल्बम मेरी जरा उम्र रसीदा लोग ये जरा सुनेंगे ऐसा, जब ठीक है मॉडर्न भी कर दी मैंने, जो कि मेरा गिटार इंस्ट्रूमेंट जब आ रहा है और बाकी इंस्ट्रूमेंट जब आ रहे हैं तो वो मॉडर्न तो होगी। फिर मेरा जो हस्बैंड है वो वेस्टर्न की तरफ से आ रहा है, ईस्टर्न का उसका इतना चलन है ही नहीं, तो वो तो सारी चीजें अपनी लाएगा, वही तो मर्ज करके डिफरेंट बना रहा है उस चीज को। अगर फराज इस एल्बम का हिस्सा ना होता तो ये इस एल्बम की शक्ल या इस एल्बम का साउंड ऐसा ना होता। तो ये मैं उसकी शुक्रगुजार भी हूँ अपने मियाँ की, वो मुझे झेल रहा है वो एक अलग बात है उस पर भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और इस पे मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो उसने इस चीज़ को ना चाहते हुए भी, और शायरी से उसका इतना शगफ नहीं है, और जिस तरह दीवानों की तरह मैं मज़ा लेती हूँ शायरी का, वो अब लेने लगा है। अब इन मतलब 8-9 सालों में तो फिर मजबूरी में अब लेने लगते हैं, और हम भी फिर वो उस तरह का म्यूजिक सुनने लगते। तो मुझे लगता है कि आदमी बहुत ही मासूम है, उसके अपने मसले मसाइल हैं, और औरत तो वैसे भी बारीकी है उसके अंदर एक खास किस्म की। ये मैं इस वक्त कोई वो फेमिनिज्म का झंडा लेके ये बात नहीं कर रही, मैं एक रियलिटी की बात कर रही हूँ। मतलब मुझे तो नहीं याद, मेरे दौर में तो एंजाइटी का लफ्ज़ नहीं था भाई, मेरे घर में नहीं था कि देखो ये हो गया शुमाइला के साथ तो बड़ी एंजाइटी में है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सब आतिफ असलम की तरह गाना चाहते हैं, आतिफ असलम बनना चाहते हैं। आतिफ असलम कहाँ से गुजरा है, और ये भी तो देखे ना कि बड़े बड़े सिंगर्स ने अपनी आवाज़ को छोड़ के आतिफ की आवाज़ को अपना लिया।